जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाय आरएसए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की दृष्टि से पर्यावरण से पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? जैविक राज्य पूछा गया है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है हमारे तमिलनाडु, ऑप्शन 2 है केरल, ऑप्शन 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 है सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिक्किम भारत का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है। किसको किया गया है? सिक्किम को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 पूछा गया है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पेटेंट संरक्षण से, ऑप्शन 2 सतत विकास से, ऑप्शन 3 है कृषि संबंधी परिधान से, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सतत विकास से एजेंडा 21 संबंधित है। किससे संबंधित है? सतत विकास से। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सतत विकास। एजेंडा 21 क्या है? सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 178 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप मिला था। इसी अवसर पर एजेंडा 21 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? सन 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल पूछा गया है कि किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे दामोदर नदी को, ऑप्शन 2 है नयाल नदी को, ऑप्शन 3 है गंगा नदी को, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दामोदर नदी को भारत की जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का सूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का सूप। ये नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसमें जो जलीय जीव हैं उनका जीवन संभव नहीं है, यानी कि वो इस नदी में नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं। और बंगाल का सूप क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी में अधिकतर बाढ़ आती है, जिससे ये अपना रास्ता बदलती है और जनधन के साथ आर्थिक रूप से भी लोगों को हानि होती है। इसी वजह से इसको बंगाल का सूप भी कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बीओडी पूछा गया है कि सर्वाधिक मात्रा में कहां पाया जाता है। तो बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब प्रश्न में पूछा गया कि इसकी सर्वाधिक मात्रा कहां पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे इलाहाबाद एवं पटना के मध्य, ऑप्शन 2 कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, ऑप्शन 3 है हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी में बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहां पे पाई जाती है? कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य क्षेत्र में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? स्रोत पूछा है कि समुद्री खरपतवार किसके हैं। ऑप्शन है हमारे क्लोरीन के, ऑप्शन 2 है आयोडीन के, ऑप्शन 3 है ब्रोमीन के, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आयोडीन के समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आयोडीन हमें कहां से मिलता है? वो मिलता है समुद्री खरपतवार से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय स्थित है। वन्य जीव कोष का मुख्यालय पूछा गया है कि कहां पर स्थित है। ऑप्शन है हमारे ऑस्ट्रिया, ऑप्शन 2 वाशिंगटन, ऑप्शन 3 है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्विट्जरलैंड। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहां स्थित है? वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ
इंडिया कहा जाता है? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो हमारे आंसर है जबलपुर को, ऑप्शन 2 है कोलकाता को, ऑप्शन 3 है इंदौर को, ऑप्शन 4 है नागपुर को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नागपुर को भारत का टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागपुर शहर को। क्यों कहा जाता है? नागपुर शहर कई टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, इसी कारण से इसे टाइगर कैपिटल या फिर टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पूछा गया है कि कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे जिंक पाया जाता है, ऑप्शन 2 है निकेल, ऑप्शन 3 है कोबाल्ट, ऑप्शन 4 है ग्रेफीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, CO इसका सिंबल होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को एक दूसरे से अलग करता है। ऑप्शन है हमारे काला सागर, ऑप्शन 2 है लाल सागर, ऑप्शन 3 है भूमध्य सागर, ऑप्शन 4 है अरल सागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। कौन सा सागर करता है? भूमध्य सागर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक पूछा गया है कि कहाँ पर मिलता है हमको। ऑप्शन है हमारे ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 2 राजस्थान के रेगिस्तानों में, ऑप्शन 3 है अबू धाबी में, ऑप्शन 4 है संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो हमको ये भी याद रखना है, ये प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, चूने के पत्थर किस प्रकार की सेल है या कौन सी सेल है? ऑप्शन है हमारे रूपांतरित सेल, ऑप्शन 2 है आग्नेय सेल, ऑप्शन 3 है अवसादी सेल, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अवसादी सेल चूने के पत्थर के उदाहरण है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। पूछा गया है श्रीलंका और भारत कौन विभाजन करता है? ऑप्शन है हमारे बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन 2 मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन 3 है विंध्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? मन्नार की खाड़ी, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, कोल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बुद्धू भगत कोल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा, चूने का पत्थर कौन सी सेल है? चूने का पत्थर पूछा गया है कि किस प्रकार की सेल है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और यूट्यूब पर #PointBreak/RSR सर्च करके सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।